तो ये लॉ एक्चुअली में एक वीक लॉ ही कंसीडर किया जाता है, यानी राइट टू प्रीएम्पशन जो है एक्चुअली में एक वीक लॉ ही कंसीडर किया जाता है। अब ये राइट टू सब्सटीट्यूशन है, रिप्लेसमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ आपका नाम जो है, आपका नाम सब्सटीट्यूट हो गया सेल डीड में, कोई रिप्लेसमेंट ऑफ ओनरशिप या कोई टाइटल आपको मिलने जा रहा है तो वो चीज़ एक्चुअली में नहीं होने जा रही है। प्लस जो ओरिजिनल बायर है उससे आपका जो है नाम जो है वो सेल डीड में रिप्लेस हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि इसके अंदर किसी तरीके की कोई बार्गेनिंग ही आपके पास में पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर सामने वाला जो बंदा है, जो को-शेयरर है, जो पार्टनर है, जिसने एक आउटसाइडर या फिर एक स्ट्रेंजर को अपना पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी बेचा है और किसी बदमाशी या किसी चालाकी करने के लिए बेचा है ताकि उसे ये हो कि बाद में अगर कोई चीज़ होती है तो मान लो उसने जो दाम ही नहीं है उस पर्टिकुलर पोर्शन का, उससे ऊँचे दाम पर किसी तरीके से टैकल करवा के अगर उसने उस पोर्शन को बेच दिया है तो आपके पास में कोई बार्गेन का चांस ही नहीं बनता है कि आप ये बोल सको कि यार इसकी वैल्यू इतनी तो नहीं है तो मैं इतना तो पे नहीं करूँगा। ये आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एज सच वही अमाउंट पे करना पड़ेगा जो सेल डीड में मेंशन्ड है। मतलब आपके लिए कोई बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं है, या आप इवैल्यूएशन भी नहीं कर सकते कि मतलब ये प्राइस गलत है, कम है, ज़्यादा वाली बातें नहीं है। कम वाली बात तो खैर आप करेंगे नहीं, पर ज़्यादा वाली बात आप कर ही नहीं सकते इस चीज़ के अंदर, मतलब जो भी चीज़ आपको माननी पड़ेगी। फिर ये है कि ये जो लॉ है एक्चुअली ईज़िली डिफीट किया जा सकता है कोर्ट में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक तरीके से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी माना जाता है कि ये तो भाई जो राइट है एक्चुअली जो पर्सन का टू सेल हिज ओन एसेट्स या सेल हिज ओन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात करी जाए तो उसको ही मतलब वो वायलेट कर देता है एक तरीके से। तो ये जो चीज़ है पर्टिकुलर कि मेरा भाई जो राइट है, राइट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी है, मतलब वही आप अगर छीन लेते हो तो उस चीज़ को अगर सामने वाला लॉफुली और बहुत ही अच्छी तरीके से अगर लड़ेगा तो बहुत आसानी से वो डिफरेंट लॉज की मदद से उसे डिफीट कर सकता है बहुत इजीली। तो एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है, वीकनेस है। फिर है कि टाइम लिमिट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब फ्रॉम द डे, या तो वो जो सेल डीड बनी है या फ्रॉम द डे जब आपको सेल डीड की नॉलेज हुई है उससे 1 साल के अंदर ही आपको ये जो चीज़ है राइट टू प्रिवेंशन जो है ये आपको फाइल कर देना पड़ेगा। और इसमें भी ये चीज़ है कि आप एक बार ही फाइल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बार बार मतलब इस चीज़ पे कर सकते हो कि एक बार अगर एक पर्सन ने मान लो जो को शेयरर है उसने एक स्ट्रेंजर को बेच दिया, उस स्ट्रेंजर ने फर्दर किसी को बेच दिया और उसके बाद वो फर्दर सेल आउट हो गया, तो ऐसा नहीं होने जाना है कि आप 3 बार राइट टू प्रिवेंशन क्लेम कर दोगे। आपके पास बस एक सिंगल मौका है, दैट्स इट, और वो भी उसमें भी आपके पास में 1 साल का टाइम है। तो आपको जो भी सोचना है, करना है कि ये इसमें मुझे जाना है कि नहीं जाना है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, कहीं मैं इस केस में डिफीट तो नहीं हो जाऊँगा, ये वीक लॉ है या स्ट्रॉन्ग लॉ है, या मेरे एडवोकेट साहब हैं इसको मैनेज कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, या सामने वाला जो है भारी पड़ेगा, या भाई किसी भी और लॉ की मदद से मतलब वो जीत सकता है। तो ये सब सोचने का आपके पास में टाइम नहीं होगा। 1 साल के अंदर आपको डिसाइड करना है और वन टाइम ही आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात वही है कि भाई ये एक तरीके से इन्फ्रिंज करता है प्रॉपर्टी राइट्स को, कि कोई भी पर्सन है वही बोलेगा कि ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मेरी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर सकूं फ्रीली, इस मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ये पूरी तरीके से इन्फ्रिंज करता है। तो ये बात उसके लिए प्रूव करना कोर्ट में बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स ये बात तो स्टैंड कहीं ना कहीं करती है कि भाई उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, द फ्रीडम टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रीली, वो तो बहुत ही सॉलिड तरीके से इन्फ्रिंज होता ही है। तो ये जो मोटी-मोटी बात है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली राइट टू प्रीएम्पशन क्या है। बहुत अच्छा लॉ है व्हेन इट कम्स टू को-शेयरर एंड पार्टनर्स, कि जहाँ पर आपका जो को-शेयरर पार्टनर किसी और को, स्ट्रेंजर को सेल ऑफ कर देता है तो भाई आपको इनकन्वीनियंस होगी, आप डिस्टर्ब हो गए उसकी प्रेजेंस से, तो आप राइट क्लेम कर सकते हो। या तो वो पहले आपको नोटिस दे दे कि मैं बेचने जा रहा हूँ और आपसे उसका दाम ले ले, या फिर अगर उसने सेल डीड ले ली है किसी स्ट्रेंजर को बेच के तो आप उसकी कोर्ट फी अदा करके राइट क्लेम करके और उसके बाद में उसको कोर्ट में उसको सूट डाल के अगर आप जीत जाते हैं तो वो अमाउंट सेल डीड का पे करके और आप अपने नाम पर रिप्लेस करवा लीजिए, सब्सटीट्यूट करवा लीजिए उस बायर या स्ट्रेंजर के नाम से अपने नाम को। लेकिन अगर पर्सनली मेरी बात मानेंगे या मैं अगर पर्सनल अपना
इस चीज़ पर बात रखूँ तो इसमें आगे जाने में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये 100% तो नहीं, पर हाँ 90% चांसेस है कि ये डिफीट होगा कोर्ट में, क्योंकि सामने वाला जो है वो वही चीज़ है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और द फ्रीडम टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रीली और राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है उस पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली लड़ पाएगा और कोर्ट उसकी बात कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मानेगा। या तो आप बहुत ही स्ट्रांग रीजनिंग और बहुत ही स्ट्रांग अपना कोई वो बात रखते हैं तो फिर बहुत बात अलग है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि सामने वाले की प्रॉपर्टी है और वो अपना राइट एंजॉय करना चाहेगा जिस तरीके से आप जो अपने पोर्शन पे बैठे हैं और आप अपना राइट एंजॉय करना चाहते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये एक तरीके से वीक लॉ है, इसमें आगे जाने में बहुत ही डाइसी चीज़ है। तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन यही नहीं रहेगी कि इस चीज़ में आगे जाया जाए, कोई और तरीका निकाला जा सके आउट ऑफ द कोर्ट तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी, बजाय इस चीज़ में जाके चीज़ों को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की, क्योंकि आगे जाके ये मतलब मुश्किल ही रहने वाला है। और ऐसा तो है होने नहीं जा रहा है कि 1 साल में कोई जजमेंट आने जा रहा है आपके फेवर में, चलना तो है ही, मुकदमा जो है वो लंबा ही चलेगा। एट द सेम टाइम इसमें बार्गेन का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, जो सेल डीड में प्राइस वो उस बंदे ने लिखवा दी है, जो सेल डीड प्राइस में उसने डिसाइड कर दिया आउटसाइडर को बेचने में, वही अमाउंट आपको एनी हाउ पे करना पड़ेगा। तो यही बात है कि आपको इस चीज़ पर बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि आपको इसमें आगे जाना भी है कि नहीं है। प्लस वो जो शेयर्ड पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा यूटिलिटी का है, आपको ये भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी। प्लस ये है कि ये एक अगर आप लीगल तौर पे जाओगे तो वही चीज़ है कि ये आपको कहीं ना कहीं मिनिमम टू मिनिमम भी 5 साल तो फंसा के रखेगा। तो बेटर यही होगा इस चीज़ में, अगर ऐसी चीज़ है, अगर फैमिली का ही मैटर है, बहुत ही बदमाश है सामने वाली पार्टी तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज़ कैसे भी करके आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाए और किसी तरीके से आप प्राइस पे करके विदाउट फाइलिंग अ सूट आप ये चीज़ कर लीजिए, क्योंकि चांसेस आपके जीतने के राइट टू प्रीएम्पशन काफ़ी कम रहने वाले हैं कोर्ट के अंदर। तो बेटर चीज़ यही रहेगी कि आप इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके किसी तरीके से जीतने की कोशिश करिए, सामने वाले को कन्विंस करने की या नेगोशिएशन पे लाने की या कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की, या जैसे भी करके ऑन द टेबल आप जो है करने की कोशिश करें।